नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ 2020 के लिए जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट 17 के बारे में। और अभी तक जो आपके लिए टेस्ट लाए गए हैं वो बाइलिंगुअल थे और इसके अलावा उनका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते हैं जहां पे आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड यूपीएससी ईपीएफओ का स्पेशली एक पेड ग्रुप चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और आपका डाउट सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अबाउट दैट ग्रुप। और इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो भी कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अबाउट दिस टेस्ट। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट युक्ति 2.0। तो युक्ति 2.0 है क्या, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो युक्ति 2.0 है इसको व्यवसायिक रूप से उच्च क्षमता वाली प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थित करने अर्थात आपको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जिनके अंदर हाईली कॉमर्शियल पोटेंशियल है, अर्थात आपको कॉमर्शियली वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। उसको डेवलप करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं जो स्टार्टअप्स को हेल्प कर सकें। किसके थ्रू? हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू। तो ये है युक्ति 2.0। इसके अलावा इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हमारी कंट्री के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनका पोटेंशियल जो है कॉमर्शियल रूप से बहुत ज्यादा है, ऐसी आप ये कह लीजिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक आईआईटीज और आईआईएम्स और इसके अलावा और भी कई हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, वहां पे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं फॉर दी स्टार्टअप्स। तो ये इसका मेन मोटिव है। और इसके अलावा ये लॉन्च किसके अंडर की गई है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे सही की उत्तर हुआ डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट द इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। और तो ये चलाया क्यों जाता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम जो है ये क्या करता है? इट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डेटा कलेक्टिव इनिशिएटिव। तो पूरी दुनिया के अंदर जो डेटा कलेक्ट करने का प्रोग्राम है वो लार्जेस्ट लेवल पे यहाँ पे चलाया जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। इसके अलावा आईसीपी इट मींस इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम प्रोड्यूसेस प्राइस लेवल इंडाइसेस पीएलआई एंड अदर रीजनली कंपेरेबल एग्रीगेट्स ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर। तो जीडीपी के बिहाफ पे या फिर किसी भी एक रीजन के अंदर जीडीपी का एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, वहां पे किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए प्राइस लेवल इंडाइसेस क्या है, उन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए आईसीपी जो है वो चलाया जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट दी होम रूल लीग। तो जो होम रूल लीग था उसका जो भारत के अंदर जब वो चलाया गया था तो उसके 2 रूट्स मोस्टली माने जाते हैं। एक तो था तिलक के द्वारा और दूसरा था किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। कब? अप्रैल 1916 के अंदर। और एनी बेसेंट जो थी उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था सितंबर 1916 के अंदर। अब जो ये होम रूल लीग था इसकी 2 शुरुआत देखी गई देश के अंदर। अब जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा जो होम रूल लीग चलाया जा रहा था उसकी जो आप ये कह सकते हैं लिमिट थी या बाउंड्रीज थी या उसका जो फैलाव था वो था मोस्टली महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर।
लेकिन जो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था उसकी जो रीच थी वो थी हमारे पूरे देश के अंदर। नाउ अब आगे बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड था या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मजबूत था। चाहे जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो चलाया गया था, जो होम रूल लीग था, वो चाहे सिर्फ 2 ही स्टेट तक सीमित था, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये ज्यादा मजबूत था। यहाँ पे जो लोगों की भागीदारी थी वो ज्यादा थी। लेकिन एनी बेसेंट का जो ये होम रूल लीग था, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था उससे कमजोर था, और यहाँ पे संख्या भी उनसे कम थी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2, 3 और 4 जो है वो करेक्ट है। तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है अबाउट दी पागलपंथीज। तो यहाँ पे जो पागलपंथी है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनका नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था करम शाह के द्वारा। और ये मोस्टली ये जो ग्रुप था ये बनाया क्यों गया था? ये बनाया गया था जो जमींदार थे उनके उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। किसके बारे में? जो पागलपंथी थे, जिनका नाम ही पागलपंथी था, उनके बारे में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन इज अबाउट जूल लेंस लॉ के बारे में। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसको कई बार पढ़ा होगा, लेकिन अब ये जो नियम है ये क्या बताता है? ये नियम ये बताता है कि अगर कोई एक आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है, तो उस कंडक्टर के अंदर जो हीटिंग करने की शक्ति है, जो आपकी हीटिंग करने की, आप चाहे उसको पीएच कह लीजिए, कि जो हीट करने की पावर है उसकी, वो किसके पैरेलल होती है या फिर किसके आनुपातिक होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो होती है उसके अंदर जो प्रतिरोध है उसके आनुपातिक होती है, या फिर प्रोपोर्शनल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है उसके प्रोवाइड। तो इसको आप डब्ल्यू से भी कई बार प्रेजेंट करते हैं। तो आप इस एंटिटी को प्रेजेंट आप जिससे करना है उससे कीजिए, लेकिन वो किसके समानुपाती होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है? टू द रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका सही उत्तर है। ये है जूल लेंज नियम जो कहना चाह रहा था। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे लिखा है दैट एक विद्युत कंडक्टर द्वारा उत्पन्न हीटिंग की शक्ति इसके प्रतिरोध और विद्युत के वर्ग के उत्पाद के अनुपातिक है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो यहाँ पे सही है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दी बायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। सो द लिविंग कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन शेपिंग द इकोसिस्टम। तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये किसको रेफर करते हैं? ये उनको रेफर ऐसे लिविंग कंपोनेंट्स को या फिर ऐसे जीवित घटकों को ये रेफर करते हैं जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को शेपिंग, इट मींस आकार देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। इसके अलावा ये जो बायोटिक कंपोनेंट जो एक टर्म है ये किसको रेफर करती है? ये ऐसी चीजों को रेफर करती है जहां पे इंक्लूड्स है both animals that consume other organisms within their ecosystem and the organism that is being consumed. It means आपका जो आपका बायोटिक कंपोनेंट्स है इसके अंदर वो दोनों काइंड ऑफ एनिमल्स आएंगे जो एक तो खुद कंज्यूम हो जाते हैं और एक वो वाले एनिमल्स जो कंज्यूम करते हैं। तो ये दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं ये आएंगे अंडर योर बायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अबाउट दी अमेंडमेंट एक्ट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे पूछा गया है जो 44th जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनमें से यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं अमेंडमेंट्स वो उनमें से कौन सा 44th के अंडर हुआ था? तो पहला यहाँ पे दिया गया है दैट चेंज द वर्ड्स यूनिटी ऑफ द नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो संविधान के अंदर जो ये शब्द था राष्ट्र की एकता, इसको राष्ट्र की एकता और अखंडता से बदल दिया गया था। ये कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? तो ये हुआ था
42। तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन के अंदर। नाउ जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है दैट राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड वाज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये हुआ था 44th अमेंडमेंट के अंदर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। देन थर्ड इज change the description of India from a sovereign democratic republic to sovereign socialist secular democratic republic। तो ये आपने हमारी जो संविधान की जब प्रस्तावना हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, जब आप ये लाइन पढ़ते हैं तो ये कब बदला गया? ये बदला गया था संविधान संशोधन नंबर 42। तो यहाँ पे ये भी सही नहीं होगा। देन 44th के अंदर और क्या हुआ था? तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है एन इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस टेंडर टू द प्रेसिडेंट ऑफ बाय द कैबिनेट। तो जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनको अगर लिखित सलाह दी जाती है किसके बारे में? आपातकाल के बारे में, तभी उसकी घोषणा की जा सकती है। ये बताया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 जो है वो करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके बारे में अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये है क्या? हमारे नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे अब डिस्कस करना है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि इनको बनाया क्यों गया है, इसका डायरेक्टिव या इसका मेन मोटिव क्या था? तो टू क्रिएट social and economic conditions under which the citizens can lead a good life, they also aim to establish social and economic democracy through a welfare state। तो राज्य जो है उस राज्य की सरकार अर्थात हमारे देश की जो सरकार है वो इस प्रकार से शासन चलाए, वो सुनिश्चित करें कि इस देश के हर एक नागरिक को सामाजिक और आर्थिक जो है वो आजादी मिल सके और वो एक कल्याणकारी राज्य के अंदर रह के अपने आप को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र आप ये कह सकते हैं महसूस कर सके। इस प्रकार का मोटिव जो है वो रखा गया था फॉर दी नीति निर्देशक तत्व या स्टेट या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए। देन ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं these are the positive in nature as it requires the government to do certain things। ये नेगेटिव नहीं है नेचर के अंदर। इट मींस ये गवर्नमेंट को लीड करते हैं या फिर गवर्नमेंट को एक राह दिखाते हैं कि आपको इस पथ पे चलना है, आपको इस वे में काम करना है ताकि जो देश के नागरिक है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। ये कुछ ऐसी चीज नहीं है कि अगर आपने ये नहीं किया तो इसके अगेंस्ट में ये होगा, बट ये सरकार को एक राह दिखाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इनका जो नेचर है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनका जो नेचर है वो है पॉजिटिव, ये प्रकृति में सकारात्मक है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी यहाँ पे करेक्ट है। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। तो सी इसका सही उत्तर है। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जहां पे पूछा गया है अबाउट दी पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप डीड होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इट इज an agreement between the partners of a firm that outlines the terms and conditions of partnership among the partners। तो अगर आपकी एक फर्म है और उस फर्म को आप चला रहे हैं इन दी पार्टनरशिप, तो आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब पार्टनर्स के लिए उस बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगी उन सब को एक जगह एग्रीमेंट के थ्रू दिखाना ही हम यहाँ पे बता रहे हैं क्या? पार्टनरशिप डीड। नाउ इट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। तो एक बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के राइट्स को ये बचाता है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है और क्या क्या लायबिलिटीज जो है उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, हर एक चीज को ये मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। तो यही है पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो होगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज ए ओपन इकोनॉमी।
तो ओपन इकोनॉमी क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। किसी एक जगह की या किसी एक कंट्री की खुली अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होती है। देखिए, ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि आपका जो बाजार है, जो मार्केट है, उसको आपने ओपन कर दिया फॉर दी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज। तो यहां पे देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी वेयर एंटिटीज इन अदर कंट्रीज इंगेज इन द ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट। सपोज यहां पे ये इंडिया का मार्केट है और इस मार्केट के अंदर अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे जो एंटिटीज हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे वो यूएस में हो, उन एंटिटीज को अगर आपने यहाँ पे अलाउ किया है कि वो यहाँ पे आके किसी प्रोडक्ट को परचेज या सेल कर सकते हैं, तो इट मींस वो एक प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये एक एक्सटर्नल एंटिटी को अलाउड है एक कंट्री के अंदर, वही है ओपन इकोनॉमी। तो अगर आपकी इकोनॉमी खुली है तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपके देश के मार्केट के अंदर अपना योगदान जो है वो अदा कर सकती है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है थर्ड स्टेटमेंट, देखिए, एन इकोनॉमी कैन परचेज फाइनेंशियल असेट्स फ्रॉम अदर नेशंस। अर्थात अगर आपका ओपन मार्केट है तो वहां पे आपके फाइनेंशियल असेट्स जो है वो आप किसी दूसरे देश से खरीद भी सकते हैं और आप किसी दूसरे देश की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमारे यहाँ के मार्केट में आके फाइनेंशियल असेट खरीद सकती है। दैट इज एन ओपन इकोनॉमी। अब देखिए, ओपन इकोनॉमी के बारे में अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो आपको समझना होगा कि कोई देश अपनी इकोनॉमी को ओपन कब करता है, जब उनको अपने बाजार के प्रोडक्ट्स पे ये बिलीव हो कि यहाँ पे बाहर की कंट्रीज जो है वो आके इन प्रोडक्ट्स को सेल करेंगी या परचेज करेंगी और हमारे देश के अंदर इकोनॉमी में पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। अर्थात जो देश की इकोनॉमी है उसके अंदर पैसा आएगा। अगर ऐसा कहीं किसी देश की सरकार को लगता है तब जाके वो अपने देश की इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी करते हैं, जिससे कि वहां की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट में आ सके, उसको ग्रोथ मिल सके। इसीलिए ओपन इकोनॉमीज जो है या उसका कॉन्सेप्ट जो है वो लाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे पूछा गया है अबाउट दी मोनोपोली ऑफ अ फर्म। तो यहाँ पे पूछा है कि मोनोपोली ऑफ अ फर्म वो क्या होता है। तो देखिए, इट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। देखिए, अगर किसी एक मार्केट के अंदर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, लाइक अगर यहाँ पे कोई एक लैपटॉप है वो बिक रहा है हमारे देश के मार्केट के अंदर और कोई भी कंपनी नहीं है, सपोज यहाँ पे कंपनी ए है जो इस लैपटॉप को इस मार्केट के अंदर बेच रही है। अब यहाँ पे इस मार्केट के अंदर किसी और कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यहाँ पे इस कंपनी के अलावा अगर कोई दूसरी कंपनी लैपटॉप सेल नहीं कर रही है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको यही लैपटॉप खरीदना होगा। अब अगर यही लैपटॉप खरीदना है तो ये कंपनी ए जो है ये अपने हिसाब से कितनी भी मार्केट प्राइस जो है इस लैपटॉप की रख सकती है, चाहे ज्यादा चाहे कम, वो इन्फ्लुएंस कर सकती है इसकी प्राइस को, क्योंकि उसका कोई भी कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। देन इट इज अ फर्म who is the sole seller of its product and where there are no close substitutes। यहाँ पे ये सही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि उस प्रोडक्ट का सोल सेलर, इट मींस यहाँ पे सिर्फ यही एक सेलर है, इसके अलावा कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो उनकी मोनोपोली हुई इस एक प्रोडक्ट के लिए इस एक मार्केट के अंदर। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे पूछा गया है अबाउट दी जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान जो है उसके बारे में कौन सा कथन जो है हमें सही मिलता है। पहला यहाँ पे पूछा गया है, इट इज टू रिड्यूस द इश्यूज रिलेटेड टू वाटर स्कैरिटी इन इंडिया। भारत के अंदर पानी की कमी से जो संबंधित मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुलझाने के लिए और कम करने के लिए जल शक्ति अभियान को चलाया गया है। ये स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे 1 है और ये सही है। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज, ये अभियान जो है मुख्यतः उन जिलों में चलाया गया है जहां पे जल की बहुत कमी है और उन जिलों को जल तनावग्रस्त जिलों में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही है। देन फोर्थ स्टेटमेंट इज कि ये अभियान जो है इसको ऑर्गेनाइज किस एक मिनिस्ट्री ने किया है, वो किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 भी करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 इसका
सही उत्तर हुआ, तो यहाँ पे डी इसका सही ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ संसद आदर्श ग्राम योजना। क्या सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है उसका मोटिव क्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दैट इट इज यूज, या फिर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द विलेजेस एंड टू डेवलप द कल्चर हेरिटेज। जो सांस्कृतिक विरासत है उनको विकसित किया जा सके, गांवों के अंदर स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके, इस प्रकार के आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ ये योजना जो है वो शुरू की गई है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है द प्लानिंग प्रोसेस इन ईच विलेज इज ए पार्टिसिपेटरी एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ पे ये कहा गया है कि इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा। वैसे इसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, वहां का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो। तो यहाँ पे सही उत्तर है 1 और 2, तो इसका सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो 1948 का जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके बारे में हमें यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो चुनना है। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है दैट अ वर्कर हु हैज बीन एम्प्लॉयड फॉर मोर देन अ ईयर can only be dismissed if permission is sought from and granted by the appropriate government official concerned authority। ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, ये कहीं से भी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 से संबंधित नहीं है। देन सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज यूज्ड टू एंश्योर दैट द लेबर लाइव्स a decent life and have a respectable name in society। तो हमारे जो समाज के अंदर जो लेबर है, जो हमारे लेबर का काम करने वाले जो हमारे लोग हैं वो एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके और एक रेस्पेक्टेबल नाम हो उनका सोसाइटी के अंदर, इस प्रकार से इस एक्ट को बनाया गया था, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पे सही है। एंड फोर्थ वन इज इट इज यूज्ड टू एंश्योर दैट द लेबर गेट्स फेयर वेजेस। तो जो काम करने वाले मजदूर है उनको उनकी मजदूरी जो है वो सही मात्रा में मिले या फिर सही अनुपात में मिले, वो यहाँ पे इसके द्वारा सुनिश्चित किया रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज टू एंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो कौन सी एक ऐसी योजना बनाई गई है जिसके द्वारा बालिका की सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना है। तो वो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे ये योजना जो है उसको यहाँ पे हमने डिस्कस किया। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे पूछा गया है दैट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज रेफर्ड टू। साझेदारी फर्म जो होती है उसके विघटन को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 बता रहा है दैट डिसकंटिन्यूइंग द बिजनेस अंडर द नेम ऑफ सेड पार्टनरशिप फर्म। तो जो पार्टनरशिप फर्म थी उसके अंडर अब बिजनेस नहीं होगा, वो रोक दिया जाएगा। यहाँ पे ये बात सही है अगर उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर 2 की, जहां पे बोला है दैट इट इंक्लूड्स द डिस्कार्डिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ फर्म, या फिर डिसॉल्विंग अ पार्टनरशिप फर्म इज सेम एज डिसॉल्विंग अ पार्टनरशिप। तो ये देखिए, अगर आपकी पार्टनरशिप खत्म हो रही है किसी एक बिजनेस के अंदर और आपका जो फर्म है वो अगर रहता है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप खत्म करना ही क्या डिसॉल्विंग ए पार्टनरशिप फर्म है। देखिए, ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर आपके बिजनेस के अंदर, आपके यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4, तो प्रश्न बोल रहा है कि अगर आपने जो पर्सन नंबर 2 है उसके साथ अगर पार्टनरशिप खत्म कर दी, तो क्या उसी बिहाफ पे हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना भी इसी प्रकार की बात होगी? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जब खत्म होगी तो इन चारों का बिजनेस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पर्सन नंबर 2 की पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं, तब भी इन 3 लोगों की पार्टनरशिप जो है इस फर्म में रहेगी। तो स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पे रोंग है और 1 यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनता है ओनली 1 और
2, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। उसके बाद चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें पूछ रहा है अबाउट दी देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार के बारे में। तो ये किस लिए दिया जाता है और इसका मेन जो है मोटिव क्या है। तो इसका मेन मोटिव है दैट इट यूज या फिर बेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन प्रमोटिंग द वेल बीइंग एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो ये उन ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जहां पे जो वुमेन्स है उनके वेल बीइंग और वेलफेयर का आप ये कह सकते हैं ध्यान दिया जाए, उनकी भलाई और कल्याण के बारे में सोचा जाए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या होगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द धन लक्ष्मी स्कीम। तो देखिए धन लक्ष्मी स्कीम के बारे में हमें उसके लाभ डिस्कस करने हैं। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है दैट इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा की लागत, स्कूल में नामांकन, इन सब चीजों से लेकर 8वीं कक्षा तक वो जब तक शिक्षा करती है उसकी जो लागत आती है वो यहाँ पे इंक्लूड की गई है अंडर दी धन लक्ष्मी योजना। तो क्या ये बात सही है? तो स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। देन थर्ड वन पे हम जाते हैं फॉर अ गर्ल बेबीज बिटवीन 6 वीक्स टू 24 months एंड इम्यूनाइजेशन कैश इंसेंटिव टोटली टू ₹1215 वाज गिवन। तो जो बच्चियां हैं जिनका या फिर आप ले लीजिए उनके जन्म के 6 सप्ताह से 24 सप्ताह के बीच में या फिर 6 सप्ताह से 24 महीने के बीच के अंदर उनको 1250 रुपए टीकाकरण के लिए नगद प्रोत्साहन जो है उनके पेरेंट्स को दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो हुआ ए। उसके बाद प्रश्न आता है अबाउट द इंग्लिश और प्रश्न है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले पूछा गया है कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उन चीजों को हम वन वर्ड में क्या कहेंगे जो प्रोहिबिटेड है बाय द लॉ। तो उसको हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है जिसका प्रोनाउंसिएशन आई थिंक मैं गलत कर सकता हूं बट यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इलिसिट जो है यहाँ पे ए इसका सही ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है दैट ए गो गेटर, और यहाँ पे आई थिंक मैंने ऑप्शन के अंदर जो आंसर यहाँ पे आपको लिखना था वो बाय मिस्टेक यहाँ पे डी लिख दिया गया है बट यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो है दैट इडियम एंड फ्रेज और वो है ए गो गेटर। तो यहाँ पे ए गो गेटर जो है उसको हम क्या कहेंगे, ए हाईली मोटिवेटेड एंड एम्बिशियस पर्सन जो होता है उसके लिए हम ऐसी एक इडियम या फ्रेज का यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का या इस इडियम या फ्रेज का सही मतलब क्या होगा, ए हाईली मोटिवेटेड एंड एम्बिशियस पर्सन। तो ए इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पे हमने 20 प्रश्नों को डिस्कस किया। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं और आपको और क्या ऐसी चीजें जो हैं आप पढ़ना चाहेंगे हमारे थ्रू, वो भी अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्योंकि ये टेस्ट सीरीज अब खत्म होने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।